ए विष्णु, क्या कर रहा है वहां? कुछ नहीं भैया, मैं तो बस धूल साफ कर रहा था। सब पता है मुझे कि तू क्या साफ करने की फिराक में है। अगर एक भी चीज गायब हुई ना यहाँ से तो मैं तुझे। क्या हो रहा है यहाँ? कुणाल, क्यों गुस्सा कर रहे हो उस पर? ये बेचारा तो बस अपना काम कर रहा है। ओह डैडी, आपको कुछ नहीं पता, समझे? ये सारा सामान न्यू ईयर पार्टी के लिए रखा है और ये जरूर इनमें से कुछ चोरी करने की फिराक में था। एक बात बताओ, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर एक दिन जरूर होगा, आप देखना। वो सब तो मैं बाद में देखूंगा, पर पहले तुम मुझे इस सारे सामान का बिल दिखाओ। न्यू ईयर पार्टी के नाम पर कितने पैसे बर्बाद कर रहे हो तुम? अरे नया साल तो हर साल आता है, इतना हुड़दंग करने की आखिर जरूरत क्या है? यही तो फर्क है डैडी, आपकी और मेरी सोच में। मेरा मानना है कि न्यू ईयर पूरे 1 साल बाद आता है, इसलिए बाहें फैलाकर और दिल खोलकर इसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, और इस चक्कर में तुम्हारा हाथ कितना खुल गया है ये भी मैं देख रहा हूँ। ओफो डैडी, अब बस भी कीजिए। और वैसे भी अब सब मेरे हाथ में है ना, तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन मुझे खर्चे से ज्यादा इस बात की है कि भविष्य को लेकर तुम्हारी क्या सोच है बेटा। थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन ठीक है, पर इतना सब, और वो भी सिर्फ एक रात के लिए। तुम खुद ही सोचो, अगर इसके बदले तुम कुछ गरीबों की मदद करते तो कितना अच्छा होता। जितने पैसे तुम एक रात के सेलिब्रेशन में उड़ा रहे हो, उतने में तो कई परिवारों के महीनों का खर्च निकल आएगा। डैडी, हमारी सोच कभी मेल नहीं खा सकती, इसलिए इस टॉपिक पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। और जहां तक रही बात गरीबों का भला करने की, तो आपके कहने पर ले तो रखा है इस विष्णु के पूरे परिवार का ठेका। इतना काफी नहीं है क्या? इतना कहकर कुणाल वहां से चला गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी सोच सही है। किशोरी लाल भी उसे समझाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब पूरे बिजनेस की बागडोर कुणाल के हाथों में ही थी। इसलिए वो जहां चाहे और जैसे चाहे खर्च कर सकता था। कुणाल के वहां से जाने के बाद किशोरी लाल ने एक गहरी सांस ली और पास ही पड़े सोफे पर उदास चेहरे के साथ बैठ गए। तब विष्णु उनके पास आया और उनके पैर दबाते हुए बोला, मालिक, आप ज्यादा मत सोचिए, वरना फिर से तबीयत बिगड़ जाएगी। बताइए ना, क्या खाएंगे? मैं फटाफट बना कर लाता हूँ। अगर कुछ बनाना ही है तो अपनी किस्मत बना बेटे, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा तुझे यहाँ काम पर नहीं रहने देगा। फिर तू क्या करेगा, कभी सोचा है? अरे मालिक, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपके आशीर्वाद से मेरा छोटू पढ़ाई में बहुत अच्छा जा रहा है। आप देखना, एक दिन उसकी बढ़िया नौकरी लग जाएगी और फिर सब बढ़िया हो जाएगा। अम्मा बाप यही तो गलती करते हैं, अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लेते हैं, और जब ये उम्मीद टूटती है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। विष्णु, मेरी बात मान और जाकर राठौर जी से मिल ले। मेरे कहने पर वो अभी भी तुझे अपनी फैक्ट्री में काम दे देंगे। वहां कम मेहनत में ज्यादा तनख्वाह भी मिलेगी और तुझे रोज रोज बेइज्जत भी नहीं होना पड़ेगा। ना मालिक, चाहे जो हो जाए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। कोई भी नौकरी आपके चरणों की धूल से कीमती नहीं हो सकती मेरे लिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए सूप बना कर लाता हूँ। विष्णु अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए रसोई की तरफ चला गया। ऐसा नहीं था कि उसे कुणाल के व्यवहार का बुरा नहीं लगता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो किशोरी लाल को छोड़कर नहीं जा सकता था। इसके पीछे 2 वजहें थी। एक तो किशोरी लाल अब बहुत बीमार रहने लगे थे, और दूसरा किशोरी लाल ने विष्णु और उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया था। चाहे विष्णु के बेटे छोटू की स्कूल फीस भरने की बात हो या फिर हाली बीमारी में इलाज के खर्च की। विष्णु के तनख्वाह के अलावा किशोरी लाल ये खर्चे भी पूरे करते आए थे। दूसरी तरफ विष्णु भी उनका बहुत ख्याल रखता था, साथ ही घर के बाकी काम भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। लेकिन ये सब कुणाल को दिखाई नहीं देता था। उसके लिए तो विष्णु एक बोझ था जो उसके पिता ने उसके सिर पर मढ़ दिया था। भैया, वो कुछ बात करनी थी। क्या है, जल्दी बोल। भैया, वो छोटू के स्कूल की फीस भरनी थी और उसके स्कूल में नए साल का जश्न भी हो रहा है, तो उसके लिए भी कुछ पैसे जमा करने हैं। तो दिक्कत क्या है? यहाँ तो पैसों की खान है ना, जितना चाहे निकाल ले। सुन मेरी बात, अब तक तूने हमें जितना लूटना था लूट लिया, लेकिन अब ये सब और नहीं चलेगा, समझा? 1 तारीख को तुझे तेरी तनख्वाह मिल जाएगी, पर इसके अलावा अब तुझे और कोई भीख नहीं मिलेगी यहाँ से, समझा? कुणाल अपनी बात कहकर वहां से चला गया और विष्णु सिर झुकाए वहीं खड़ा रहा। उसने इस बारे में किशोरी लाल को कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये सब जानने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। वो चुपचाप अपने काम निपटाकर घर पहुंचा, जहां उसका बेटा छोटू बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। बाबा, आप आ गए। बाबा, स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए पैसे जमा करने का कल आखिरी दिन है। मैंने इस बार पूरे 4 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है और उनके लिए कुछ सामान भी चाहिए, तो हम बाजार कब चलेंगे? जरा रुक जाओ बेटा,
अभी मालिक से पैसे नहीं मिल पाए हैं, बोला है 1 तारीख को देंगे, तब चलेंगे, ठीक है? लेकिन बाबा 1 तारीख को ही तो स्कूल में फंक्शन है और पैसे कल तक जमा करने हैं। जो पैसे जमा नहीं करेगा वो किसी कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले सकता। बस 500 रुपए ही तो जमा करने हैं बाबा, मालिक इतने भी नहीं दे सकते क्या? चुप हो जाओ छोटू, मत भूलो कि मालिक की वजह से ही तुम स्कूल जा पा रहे हो, और वैसे भी तुम स्कूल पढ़ने जाते हो ना, तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी फालतू चीजों पर ध्यान देने की और फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। विष्णु की बात सुनकर छोटू का दिल टूट गया और वो रोता हुआ वहां से चला गया। तब विष्णु की पत्नी सुनीता उसके पास आई और बोली, क्या आप भी, बच्चा है वो, कब से तैयारी में लगा था और ऐसे आखिरी टाइम पर मना कर दोगे तो कितना बुरा लगेगा उसे। वो तो बच्चा है, पर तुम तो समझदार हो, सब जानती हो, और फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। मैंने बात की थी कुणाल भैया से, उन्होंने साफ बोल दिया है कि अब से तनख्वाह के अलावा और कुछ नहीं देंगे वो, और तनख्वाह भी मिलेगी 1 तारीख को। अब बताओ मैं क्या करूं और कहां से करूं? मेरी सुनते तो बात ही क्या होती, कब से बोल रही हूँ कि मान लो बड़े मालिक की बात और जाकर फैक्ट्री का काम पकड़ लो, वहां तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी और फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मत भूलो सुनीता कि बड़े मालिक ने हमारे बुरे वक्त में हमें संभाला था, और अब जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं लालची और मतलबी नहीं हो सकता। विष्णु बेइज्जती झेलकर भी किशोरीलाल के घर की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ कुणाल को इसके पीछे विष्णु की गलत मंशा दिखाई देती थी। उसे लगता था कि विष्णु किशोरीलाल की रहमदिली का गलत फायदा उठाकर कुछ तो गलत करने की फिराक में था। वो हर वक्त विष्णु पर शक करता था, उसे तनख्वाह के नाम पर बहुत कम पैसे देता था और काम भी जरूरत से ज्यादा ही लेता था। कहाँ चल दिया तू? घर जा रहा हूँ भैया। क्यों? यहाँ पार्टी चल रही है तो यहाँ का काम कौन देखेगा? पर भैया देख, कल 1 तारीख है और नया साल भी शुरू हो रहा है, तो इस नए साल पर मुझे भी कुछ पुराना नहीं चाहिए, तो बस आज रात संभाल ले, सुबह अपना हिसाब करके चलता बन, समझा? विष्णु अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इस बार खुद कुणाल ने ही उसे काम से निकाल दिया था। वो किशोरीलाल से मिलने के लिए उनके कमरे में गया, लेकिन उन्हें सोता देखकर वो बाहर से ही लौट गया और जाकर मेहमानों को स्नैक्स देने लगा। और फिर ओह माय गॉड, मेरा नेकलेस कहाँ गया? अभी तो मेरे गले में ही था। क्या हुआ डार्लिंग? व्हाट हैपेंड? मेरा डायमंड नेकलेस गायब हो गया है, जो तुमने मुझे अभी भी गिफ्ट किया था। ये लड़की कुणाल की गर्लफ्रेंड थी, जिसे कुछ देर पहले ही उसने एक डायमंड नेकलेस न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में पहनाया था। अब वो हार गायब था। उस वक्त विष्णु भी वहीं पर खड़ा था। कुणाल ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो भड़कते हुए बोला, तो कर ही दिया तूने अपना काम। मैंने तुझे काम से निकाल दिया तो तूने दिखाई दिया ना अपना असली रंग। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? ये गलत है। क्या सही है और क्या गलत अभी पता चल जाएगा, तू रुक जरा। इतना कहकर कुणाल ने उसी वक्त सबके सामने विष्णु की तलाशी लेना शुरू कर दिया, लेकिन विष्णु के पास वो नेकलेस था ही नहीं, तो मिलता कहाँ से? और तभी ओह डार्लिंग, ये देखो नेकलेस मिल गया। जब हम डांस कर रहे थे तो डांस फ्लोर पर गिर गया था। सच जानने के बाद भी कुणाल को अपने किए पर ना तो अफसोस था और ना ही विष्णु के लिए कोई हमदर्दी। उसने विष्णु से ऐसे मुंह फेर लिया जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन इस बार विष्णु के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। वो कुणाल की शिकायत करने सीधा किशोरीलाल के पास पहुंचा। मालिक उठिए मालिक, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे माफ कीजिएगा, पर आज कुणाल भैया ने हद पार कर दी है। उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया और तो और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे सबके सामने बेइज्जत भी किया। मालिक, ये उन्होंने ठीक नहीं किया। विष्णु मेरे बच्चे, मुझे पता था एक ना एक दिन ये जरूर होगा, पर मुझे माफ करना बेटा, मैं कुछ कर नहीं पाया। कुछ ही देर में ये साल खत्म हो जाएगा और शायद मैं भी, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि इस नए साल के साथ तू नई शुरुआत करेगा। राठौर जी से मैंने बात कर ली है, उनके रहते तुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जा बेटा, अब चला जा इस घर को और मुझे छोड़कर। आज ये बात मैं एक मालिक नहीं बल्कि एक पिता की हैसियत से कह रहा हूँ। इस बार विष्णु ना नहीं कह सका और रोते हुए वहां से चला गया। किशोरीलाल की बात सही साबित हुई। वो नए साल का सूरज नहीं देख पाए और उसी रात बिस्तर पर ही उनकी मौत हो गई। किशोरीलाल अपने दोस्त राठौर जी के पास विष्णु के लिए काफी पैसे छोड़कर गए थे और नई नौकरी तो उसे मिलने ही वाली थी, तो अब विष्णु भी तैयार था इस नए साल पर अपनी नई शुरुआत के लिए। माधवपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में 2 दोस्त रमेश और विजय रहते हैं। रमेश के घर में उसकी पत्नी पायल अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। वहीं रमेश के घर के ठीक सामने विजय अपनी पत्नी सुमन और अपने 3 बच्चों के साथ रहता है।
रमेश और विजय के पास अपना छोटा सा खेत है जिस पर खेती करके वो अपना गुजारा करते हैं। रमेश और विजय दोनों सुबह सुबह खेत पर जाते हैं। वहीं पर सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। सोचा था फसल अच्छी होगी, बाजार में दुगने दाम में बेचूंगा। सोचा तो था मगर इस बार भी नमक रोटी से गुजारा करना होगा, तभी सभी बच्चे रमेश और विजय के पास पैसे मांगने आते हैं। अरे अरे, पहले तुम सब शांत हो जाओ, सबको दूंगा। लेकिन पैसे नहीं, रात की बासी रोटियां, ये देख सभी बच्चे उदास हो जाते हैं। और उन सब बच्चों में से विजय का बेटा गौरव कहता है, बाबा हम कब तक ऐसी गरीबी में जिएंगे। रमेश, विजय और सभी बच्चे घर आ गए। तभी उनके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में हमेशा की तरह बाबूराम और राजरानी मैडम शहर के जाने माने रईस खानदान से हैं। कस्बे में आकर सभी बच्चों से मिलते हैं। वो हमेशा बच्चों के लिए नए नए कपड़े और चॉकलेट लाते हैं। आज भी वो कपड़े और चॉकलेट लेकर आए। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम लोगों को चॉकलेट नसीब तो हुई, वरना हम गरीब के नसीब में कहाँ चॉकलेट। भाई हम लोगों ने तो बासी रोटी और नमक ही जाना है। अगले ही दिन राजरानी और बाबूराम दोनों बच्चों से मिलने आते हैं। राजरानी, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं। तुम तो मुझे मेरे खानदान का वारिस भी नहीं दे पाओगी। तो जाओ गौरव के घर वालों से बात करो, मैं उसे अपने खानदान का वारिस बनाऊंगा। ठीक है, मुझे भी गौरव पसंद है। गौरव राजरानी को विजय और सुमन से मिलवाता है। जी नमस्ते, आपका बेटा गौरव बहुत प्यारा बच्चा है। मुझे गौरव को लेकर आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए, क्या बात करनी है? दरअसल बात यह है कि हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए हम गौरव को गोद लेना चाहते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं गौरव को अपने साथ ले जाऊंगा, अपने खानदान का वारिस बनाऊंगा, उसे अच्छी शिक्षा दूंगा। और ऐसा नहीं कि वो आपका बेटा नहीं रहेगा, आपका जब मन करे उससे मिलने आ सकते हैं। इसलिए तुम रोज हमारे बच्चों से मिलने आती हो, और उनके लिए अलग अलग चीजें लेकर आती थी। तो ये तरकीब थी तुम्हारी, ताकि बच्चे तुम्हारे लालच में आ सके। चले जाओ यहाँ से, मैं भूखे मर जाऊंगी पर अपने बेटे का सौदा कभी नहीं करूंगी। और तभी विजय और सुमन बच्चे को लेकर अंदर चले जाते हैं। राजरानी और बाबूराम दोनों निराश होकर अपनी कार की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रमेश और पायल ये सब देख रहे होते हैं। तभी पायल अपने बेटे को राजरानी के पास भेजती है। बबलू पीछे से आकर राजरानी की साड़ी पकड़ लेता है। राजरानी बाबूराम से कहती है, देखो ना, ये बच्चा भी कितना प्यारा लग रहा है। कोई फायदा नहीं, यहाँ कोई भी अपना बच्चा गोद नहीं देगा। चलो यहाँ से। एक बार बात तो करके देखो, शायद मान जाए। ठीक है। राजरानी और बाबूराम पायल के पास जाते हैं। क्या नाम है इस बच्चे का? बबलू नाम है इसका, और ये मेरा ही बेटा है। अच्छा, क्या हम आपके बेटे बबलू को गोद ले सकते हैं? आप बदले में जितने चाहें उतने रुपए ले सकते हैं। ठीक है, हम बबलू को आपको दे देंगे। उसके बदले में आप हमें हर महीने 5,000 रुपए देंगे। मुझे मंजूर है। ये लो 5,000 रुपए इस महीने के, और हर महीने तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाया करेंगे। जैसे ही बाबूराम और राजरानी बबलू को लेकर जाते हैं, वैसे ही सुमन और विजय बाहर आते हैं और ये सब देखकर रमेश से कहते हैं, रमेश, ये तुमने क्या किया? अपने बेटे को ही बेच दिया। तुमने अपने फायदे के लिए अपने बेटे का सौदा कर दिया। अरे कैसी माँ है तू? पायल, मुझे तो तुझसे नफरत होने लगी है सच्ची। सुनो जी, आज से आप इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। हाँ, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकते। जैसे कि बाबूराम और रमेश के बीच में तय हुआ, वैसा ही हुआ। रमेश और पायल अब वो मनचाहा खाते, मनचाहा पहनते। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। फिर पायल को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया और एक दिन वो दुनिया छोड़कर चली गई। रमेश के पास इतना पैसा होने के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाया। अपनी माँ को आखिरी बार देखने और उनकी चिता को आग देने भी उनका बेटा बबलू नहीं आया। गौरव भी अब बड़ा हो गया है, अब सारा काम वही संभालता है। गौरव खेत से आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे एक गिलास पानी तो पिला दे। हाँ, अभी लाई मेरे बच्चे। बाबा, आज शहर से बबलू आ रहा है। बबलू आज पूरे 10 साल बाद अपने गांव लौट रहा है, और उसके आने की खुशी में रमेश चाचा ने शानदार भोज का आयोजन किया है। आने दो, उससे हमें क्या। माँ, आप बड़ों की दुश्मनी में हम बच्चों को दूर ना करो। हम और बबलू बचपन के दोस्त हैं, वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। बहुत बड़ा आदमी बन गया है मेरा बबलू। गौरव ये बात कर ही रहा होता है कि तभी कार की आवाज आती है। शायद बबलू आ गया। माँ, मैं अभी आता हूँ। अरे बबलू, तू आ गया? कितना बड़ा आदमी बन गया रे तू।
कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे गरीब कहीं का, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। बबलू की ऐसी बातें सुनकर गौरव को बहुत बुरा लगता है। इतना कहकर बबलू अपने बाबा से मिलता है और अपनी माँ के अंतिम संस्कार में न आने के कारण माफी मांगता है और बहुत पछताता है। मिल आया बबलू से, चल अब तो खाना खा ले। देख देख आज कितने सालों बाद मैंने तेरे लिए टमाटर की चटनी बनाई है। गौरव गुस्से में खाना फेंक देता है। रोज रोज ये खाना भी कोई खाना हुआ? आप लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ, आप दोनों ने अपने फायदे के लिए मुझे राजरानी मैडम के साथ नहीं भेजा। मैडम पहले मुझे ही ले जाने वाली थी। काश उस वक्त मैं चला जाता तो आज मैं भी बहुत बड़ा आदमी होता। ये सब आपकी गलती है। ऐसा नहीं है बेटा, हम तुझको खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। तो अब आपको ये सजा मिलेगी। मैं अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं रहना मुझे आप जैसे मतलबी माँ बाप के साथ, जिसने अपनी खुशियों के लिए मेरी खुशियों में आग लगा दी। इतना कहकर गौरव घर के बाहर आ जाता है। गौरव के सामने बबलू की गाड़ी खड़ी होती है और वो गुस्से में बबलू की पूरी गाड़ी को जला देता है। आग को देखकर सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं। गौरव के हाथ में माचिस देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग समझ गए कि गाड़ी में आग गौरव ने लगाई है। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। सुमन और विजय दोनों बाबूराम के पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे को माफ कर दो साहब, उसे पुलिस के हवाले मत करो। हाँ साहब, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चाहे तो हम दोनों को जेल भेज दें, पर मेरे बेटे को नहीं। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए साहब। माँ बाप का ऐसा प्यार और त्याग देखकर गौरव की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती